आपके तमाम तर पूछे गए सवालात ना सिर्फ मेरे नॉलेज में इजाफ़ा करते हैं, बल्कि मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि आप जो सवाल पूछते हैं वो डेफ़िनेटली इसलिए पूछते हैं कि आपको करेक्ट आंसर मिल रहे हैं। आज एक अहम तरीन मैं समझता हूँ ऐसा सवाल पूछा गया जो अभी तक इटली स्टडी की जो केस जो हमने जितने भी डिस्कस किए हैं उसमें नहीं पूछा गया। तो इससे मुतल्लिक मैं आपके साथ एक उसका आंसर भी शेयर करूँगा एंड प्लस आपको बताऊँगा भी कि वो क्वेश्चन क्या है, और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? तो मेरा ख्याल है कि सबके ज़हन में ये सवाल होना भी चाहिए और सबको पता भी होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है अपॉइंटमेंट के बहुत ज़्यादा इशू है। अपॉइंटमेंट अगर कोई दे रहा है 4 से 5 लाख रुपए में, अगर कोई ले भी रहा है स्टूडेंट, तो उसका सबसे बड़ा बेचारे का जो रिस्क है वो यही है कि पता नहीं वीज़ा मेरा एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा, रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा, 4-5 लाख रुपए ज़ाया हो जाएगा, सबसे बड़ी चीज़। तो आज हमने उस क्वेश्चन का आपको एक तो जवाब भी देना है, प्लस आपको इंतहाई अहम तरीन अपडेट देनी है रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट। क्योंकि अपॉइंटमेंट के मुताल्लिक जो क्वेश्चन पूछा गया है वो इंशाल्लाह मैं आपको आप आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप सब लोगों को वेलकम टू ट्रैवल विद सलाम बिन मंसूर। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमारे यूट्यूब चैनल को भी आप व्हाट्सएप चैनल को भी आप फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर मैं तमाम तर स्कॉलरशिप जो है ना वो आपको फॉरवर्ड कर रहा हूँ। इसी तरह अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो बहुत सारे बच्चों ने मुझे अप्रोच भी किया व्हाट्सएप पे, क्वेश्चन भी वहाँ पर पूछे हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी अप्रोच कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में भी अपने कमेंट्स दे सकते हैं। तो टाइम किए ज़ाया किए बगैर हम शुरू करते हैं। सबसे पहले सवाल है जी, क्या BLS इटली वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर कोयटा में स्टडी वीज़ा दरख्वास्तें कबूल कर रहा है? तो जनाब ये BLS जो सिस्टम एप्लीकेशन सेंटर है ये बनाया किस लिए गया है? ये तो बनाया ही इसलिए गया है ताकि एप्लीकेशंस को जो है ना वो एक्सेप्ट किया जाए। लेकिन क्वेश्चन ये कि क्या आपने सबमिट करवाई है? सिंध और बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले 10 दरख्वास्त जो एप्लीकेंट्स हैं, इन्हें अपॉइंटमेंट मिल सकती है ईज़िली। लेकिन मगर शदीद मुकाबले और महदूद स्लॉट्स की वजह से मामूली तादाद ही वीज़ा हासिल कर पाते हैं, लेकिन यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है। किसकी? अपॉइंटमेंट सिक्योर करने की, क्योंकि इन इलाकों में थोड़ा-सा पंजाब और कराची की निस्बत थोड़ा-सा रश कम है। अच्छा जी, नाउ हियर इज़ द क्वेश्चन जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि मेरे वालिदैन नॉन नॉन फाइलर हैं, तो क्या मैं स्कॉलरशिप के लिए नॉन फाइलर सर्टिफिकेट के साथ दरख्वास्त जमा करवा सकता हूँ या फाइलर होना लाजमी? दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आपका इतना सा इतनी सी गलती, इतना सा गैप आपके वीज़ा को रिजेक्ट कर सकता है। चाहे आप इटली के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यूएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं या किसी भी कंट्री के लिए अप्लाई करें, छोटी सी माइनर सी मिस्टेक आपको लेके जा सकती है। ऑल दो कि आप इटली के लिए स्कॉलरशिप के लिए फाइलर होना कोई शर्त नहीं है, लेकिन बाद यूनिवर्सिटीज़ को मांग भी लेती हैं। लेकिन अगर आप फाइलर हो जाएं तो इसमें बुरी बात भी नहीं है, ताकि आप दोनों एंड से सेफ रहें और आप इजीली जो है ना वो क्या कर सकें, अपने वीज़ा को सिक्योर कर सकें। तो इसका आंसर जी, तो अगर मेरे पेरेंट्स जो है ना वो नॉन फाइलर हैं, तो क्या मुझे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फाइलर होना ज़रूरी है? तो इसका जवाब बड़ा सीधा सा है कि आप अगर फाइलर नहीं नहीं भी है ना तो आप तब भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मेरा ज़ाती मशवरा ये है कि आप फाइलर हों, उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। देखिए छोटी-सी एक गलती, एक माइनर सी मिस्टेक आपके वीज़ा को रिजेक्ट कर सकती है। आप इटली के लिए अप्लाई करें, आयरलैंड, यूएसए, यूके कहीं पर भी अप्लाई करें, एक छोटी-सी मिस्टेक माइट बी पॉसिबल कि आपको वो कहे कि यार ये तो इसने तो टैक्स ही नहीं दिया हुआ। तो ये आर्गुमेंट लगा के ये मतलब कि पॉइंट आपको रेज़ करके कह सकता है कि यार इसका तो ये टैक्स ही जो है ना वो सबमिट नहीं हुआ हुआ। इसकी तो रिटर्न्स ही नहीं है, तो हम इसको स्कॉलरशिप कैसे दे सकते हैं? माइट बी पॉसिबल ये कर दे। तो बेहतर ये है कि आप फाइलर हो जाएँ, बेहतर ये है। लेकिन अगर नहीं होते तो मसला नहीं है, लेकिन अगर हो जाएँगे तो ज़्यादा, जैसे ये एक ऐसे ही कि आप पीएचडी में अप्लाई कर रहे हैं, रिसर्च प्रपोज़ल आपने लिख लिया है, आपके पास पब्लिकेशंस नहीं है, इट्स ओके, ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप ऐड कर देंगे तो ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो न फाइलर हो जाना ये एक बहुत अच्छी बात है। मिसाल के तौर पर कुछ मखसूस स्कॉलरशिप्स ऐसी हैं जहाँ पर वो आपसे माँग सकते हैं क्या, अ, आमदनी का सबूत माँग सकते हैं, टैक्स रिटर्न माँग सकते हैं। आपका एनटीएन नंबर बनना ही काफ़ी है। तो शॉर्ट आंसर यही मैं कहूँगा इसका ये है कि आप जो है ना वो फाइलर हों तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर कराची में अपोसाइल 1 दिन में हो जाता है। मुआफ़ा कराची में आपके दस्तावेज़ात 1 दिन में अपोसल कैसे हो सकते हैं? मसलन
एक दिन में अगर आप ये कहें कि ये एक दिन में अपोसल मतलब हो जाएँ तो ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि आजकल तो करिए टीसीएस के थ्रू, कोरियर के थ्रू होता है, तो उसमें 2-3 दिन लगते हैं। अगर आप किसी एजेंट के पास जाते हैं, तो वो आपसे थोड़े से पैसे ज़्यादा लेगा, कि वो माइट बी पॉसिबल कि वो आपको 1 दिन में करवा दे। अदरवाइज़ वो भी बहुत, अदरवाइज़ 3-4 दिन तो लाज़मी लगते हैं। ठीक है? अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, बड़ा सादा सा और सिंपल सा क्वेश्चन है रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट, कि पंजाब में अपॉइंटमेंट कब ओपन हो रही है। तो ये मैं आपको बता दूं, ये मैं बार हाँ पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन ये अब लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक कि डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पर भारत यूनिवर्सिटीज़ के 2025 और 26 इनटेक के लिए 2025 मई से मई 2025 से अपॉइंटमेंट स्लॉट्स खुलने की तवक्को है। ठीक है, और 2025 नवंबर तक जारी रह सकते हैं। ये मैंने पहले भी बताया था कि जुलाई तक जो जितनी भी स्लॉट्स हैं इट्स ऑलमोस्ट फुल। नाउ मोस्टली चांसेस ये हैं कि सितंबर के स्टार्ट में और अगस्त के लास्ट में जो है ना वो स्लॉट्स ओपन हो सकती हैं। ये बहुत ज़्यादा चांसेस है, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत किस तरह करनी पड़ेगी? आपको रात देर तक अपने अकाउंट को रिफ्रेश करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, स्लॉट्स को चेक करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर एक एक समझ लीजिए एनालिसिस हमें मिला है, जिसमें कहा द एम्बेसी ओनली ओपन्स टू स्लॉट फॉर द 2 स्टूडेंट्स ईच डे फॉर द इंटायर रीजन ऑफ पंजाब के पीके एंड जीबी। दे ओपन एट रैंडम टाइम्स ऑफ द डे। यानी कि पूरे दिन में सिर्फ 2 स्लॉट्स ओपन होती हैं, 2 स्टूडेंट्स के लिए। और किसके लिए? केपीके, जीबी और पंजाब के लिए। तो जनाब अगर आप ये पूछ रहे हैं ना पंजाब के लिए स्लॉट्स कब ओपन होगी, तो ये आप हिसाब लगा लें, एक स्लॉट पंजाब के लिए और एक स्लॉट को आप आधा आधा कर लें केपीके के लिए और जीबी के लिए। यानी आधी स्लॉट जीबी के लिए और आधी स्लॉट जो होगी वो केपी के लिए हो जाएगी। ठीक है, हाल तो कि आधी आधी तो नहीं हो सकती, लेकिन या उसे जीबी उठा ले या केपी के उठा ले, लेकिन पंजाब के लिए एक है। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, मुझे आप सुन रहे हैं, तो हो सकता है कि जो एक स्लॉट बची है पंजाब के लिए वो आप हो, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगी भी। ठीक है, स्लॉट्स इतनी तेजी से विद इन 2 to 3 सेकेंड्स स्लॉट्स फिल। भाई जब ओपन ही 2 स्लॉट्स हुई हैं तो उसको 3 सेकेंड ही लगने। अब जिन्होंने नेट इतना हाई फाई रखा हुआ है, कंप्यूटर रखे हुए हैं, डिवाइसेस रखी हैं, बूट सिस्टम एक्टिव किया हुआ है, एजेंट बैठे हुए हैं, सॉफ्टवेयर लगाया हुआ है, तो उसको इतना ही टाइम लगेगा। तो आपका काम यह है कि आप कॉन्टीन्यूसली चेक करते हैं, लेकिन अगर आपको जाना ज़रूरी है तो आप जो है ना वो अपना अपॉइंटमेंट के लिए एजेंट के साथ रब्ता कर सकते हैं, लेकिन एजेंट भी जो है ना वो ऑथेंटिक। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इटालियन एम्बेसी में स्टडी वीज़ा के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं, ये आप अच्छी तरह से सुन लीजिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वीज़ा डी फॉर्म जो आपने ऑनलाइन फिल किया है, आपकी पिक्चर, ओरिजिनल पासपोर्ट फोटोकॉपी, ओनली डाटा पेज, कवर लेटर एंड यूरोपास सीवी, ऑफर लेटर, एडमिशन लेटर जिसे कहते हैं, एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट एंड सर्टिफिकेट ऑफ बैचलर, एचईसी एंड एसएससी, अपोसाइल अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स, सेमिया स्टेटमेंट ऑफ compatibility एंड वेरिफिकेशन, प्री इनरोलमेंट समरी, इनरोलमेंट डॉक्यूमेंट इफ अवेलेबल, IELTS 6.0 या MOI। ठीक है, प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन, होटल बुकिंग, इंश्योरेंस, वन वे एयर टिकट, डमी, applicant's birth certificate, apostle and marriage certificate, apostle if applicable, sponsored bank statement and solvency certificate 12 months, sponsored employment certificate, trade license notarized, sponsored TIN certificate and tax return certificate, applicant's bank statement and solvency certificate 12 months, and applicant's employment certificate, trade license if applicable, applicant's DIN certificate and tax certificate if applicable, and affidavit of financial support, notarized affidavit of name of correction if applicable. These are the documents which are very important regarding submitting your uh, documents in Italian embassy while applying for the study visa. Last question है पीएचडी के हवाले से, आई नीड गाइडेंस फॉर द रिगार्डिंग इंटरव्यू प्रिपरेशन। मेरा पीएचडी में एडमिशन हो गया है यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना में, तो मुझे उसके हवाले से आप क्या टिप देंगे?
तो उसके लिए सबसे पहले आप जो कुछ चीज़ें हैं वो अपने ज़हन में रखिए। मिसाल के तौर पर पीएचडी क्या होती है, इसका मकसद क्या है, आपको ये बताना पड़ेगा। आप रिसर्च क्यों करना चाहते हैं, आपका रिसर्च इंटरेस्ट क्या है, यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना का इंतखाब आपने क्यों किया। दीज़ आर द मेजर क्वेश्चन यू शुड नो अबाउट इट एंड स्पेसिफिक टू द पीएचडी प्रोग्राम। आप जिस पीएचडी प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इसके लिए स्पेशलाइजेशन जो है ना वो क्या है। क्या आपने स्ट्रक्चर या करिकुलम का मुताला किया है जो पीएचडी में करवाया जाएगा। स्कॉलरशिप का फ्रेमवर्क यानी रिसर्च बेस्ड और इंडस्ट्रियल थीमेटिक एग्जाम्पल ये क्या है। अच्छा जी, अवेलेबल पीएचडी प्रोग्राम जो आपने देखना है, जिसके लिए आप इसकी सारी डिटेल आपको पता होनी चाहिए एंड प्लस आपको पता होना चाहिए कि आप ये पीएचडी क्यों कर रहे हो। दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विच आई हैव डिस्कस इन टुडेज वीडियो रिगार्डिंग इटली स्टडी वीज़ा और पीएचडी। और डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से चाहिए, चेक लिस्ट जो आपने इटली एम्बेसी में सबमिट करवानी है एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग वीज़ा फॉर स्टडी फॉर इटली। सो होपफुली कि आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे बैंक स्टेटमेंट के हवाले से, अपॉइंटमेंट के हवाले से और चेकलिस्ट के हवाले से। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे मज़ीद क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।